हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, चिंतक, दार्शनिक, महान यूनानी विचारक अरस्तु से जुड़े महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य एवं महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर से आ सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय पर आधारित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, जो आपकी तैयारी में और सहायक होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं टू द पॉइंट आज की क्लास को। सबसे पहले हम अरस्तु पर आधारित कुछ स्मरणीय तथ्यों को देखेंगे। अरस्तु प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक हैं, जिन्हें प्राचीन राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व एथेंस स्थित स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म जो यूनान का उपनिवेश था, यानी इनका जन्म एथेंस स्थित स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ जो यूनानी उपनिवेश था। अरस्तु के पिता निकोमाकस मेसोडोनिया के राजा एमिटास द्वितीय के राज्यवेद थे, यानी इनके पिताजी मेसिडोनिया के राजा एमिटास द्वितीय के राज्यवेद थे और चिकित्सा जैसे पारिवारिक पेशे के कारण ही अरस्तु को जीव विज्ञान व वैज्ञानिक पद्धति में रुचि थी। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। अरस्तु महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो के शिष्य और विश्व विजेता की महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर के गुरु थे, यानी प्लेटो को शिष्य और सिकंदर के गुरु है अरस्तु जी। अरस्तु ने अपने ज्ञान पिपासु को तृप्त करने के लिए प्लेटो की अकादमी में प्रवेश लिया। अकादमी किसकी संस्था है? प्लेटो महोदय की है, जबकि लाइसियम संस्था है जो अरस्तु की है। यह भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो डायरेक्ट परीक्षा में आते हैं। आगे चलते हैं। प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क, सर्वोत्तम पाठक और ज्ञान का साकार रूप कहा, यानी अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क, सर्वोत्तम पाठक, ज्ञान का साकार रूप कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मस्ट पॉइंट है। अरस्तु ने अपनी रचनाएं प्लेटो की तरह संवाद शैली में न लिखकर निबंधात्मक शैली में लिखी है, यानी डायलॉग शैली में न लिखकर निबंधात्मक शैली में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। अरस्तु ने कई ग्रंथों की रचना की जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 12 भागों में प्रकाशित किया है। यह भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके समक्ष। तो अकादमी का मस्तिष्क, सर्वोत्तम पाठक और ज्ञान का साकार रूप अरस्तु को कहा जाता है, प्लेटो ने कहा। आगे चलते हैं। अरस्तु की सबसे महान कृति पॉलिटिक्स, जो भावना व कल्पना पर आधारित नहीं होकर एक व्यवहारवादी यथार्थवादी विचारों से ओतप्रोत रचना है, यानी अरस्तु की सबसे महान कृति पॉलिटिक्स जो भावना व कल्पना पर आधारित नहीं होकर व्यवहारवादी वास्तविक यथार्थवादी विचारों से ओतप्रोत रचना है, जिसे बारकर जैसे विद्वान इस रचना को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में महान कार्य की संज्ञा देते हैं, यानी पॉलिटिक्स रचना को बारकर जैसे विद्वानों ने इसे महान कार्य की संज्ञा दी है। अरस्तु ने परिवार को प्राकृतिक संस्था, नेचुरल इंस्टीट्यूशन माना है। परिवार भी प्राकृतिक संस्था है, यह अरस्तु मानते हैं। अरस्तु का कथन है कि क्रांति का जन्म असमानता के बीच होता है। क्रांति का जन्म असमानता के बीच होता है। अरस्तु के अनुसार राज्य और सरकार अलग अलग नहीं होकर एक ही सिक्के के पहलू है।
राज्य और सरकार अलग अलग नहीं होकर एक ही है, ये बात अरस्तु कहते हैं। अरस्तु के अनुसार कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है। डायरेक्ट कथन आता है परीक्षा में, कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है, यह कथन किसका है? अरस्तु जी का है। आगे चलते हैं। अरस्तु के अनुसार कानून ईश्वर तथा विवेक की पवित्र वाणी है। यह भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है। किस विद्वान के अनुसार कानून ईश्वर तथा विवेक की पवित्र वाणी है? तो उत्तर होगा अरस्तु। कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है, यह भी उत्तर होगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा है राज्य के विधायन एवं कार्यपालिका संबंधी कार्यों में भाग लेने वाले नागरिक ही हैं। यानी अरस्तु कहा करते हैं कि राज्य के विधायन व कार्यपालिका संबंधी कार्यों में भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं वह केवल नागरिक ही हैं, यानी नागरिक ही इन कार्यों में भाग ले सकते हैं। अरस्तु के अनुसार शरीर से अलग होने पर भी दास स्वामी के शरीर का अंग है। दास को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं अरस्तु। शरीर से अलग होने पर भी दास स्वामी के शरीर के अंग है। बारकर का कहना है कि पूरे यूरोपीय राजनीतिक जगत की सबसे बड़ी देन संविधानवाद है, जो अरस्तु का ही उपहार है। संविधानवाद का जनक अरस्तु को कहा जाता है, और बारकर जैसे विद्वानों ने भी अरस्तु जी के बारे में कहा है कि पूरे यूरोपीय राजनीतिक जगत की सबसे बड़ी देन संविधानवाद है, जो अरस्तु का ही उपहार है। आगे चलते हैं। प्रोफेसर मैक्सी का कहना है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी है? मैक्सी ने। बी फॉस्टर का मानना है कि अरस्तु सबसे महान प्लेटोवादी है। डायरेक्ट सवाल आते हैं, एक तरफ विचारक और दूसरी तरफ कथन रहेगा कि यह कथन किस विचारक का है। सुमेलित करने वाला भी सवाल आ सकता है और डायरेक्ट भी आ सकता है। तो अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, मैक्सी, फॉस्टर, अरस्तु सबसे महान प्लेटोवादी हैं। और वर्गीस का कहना है कि अरस्तु का संविधान वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यावाचक नहीं है। अरस्तु का संविधान वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यावाचक नहीं है, यह बात वर्गीस के द्वारा कही गई है। आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के जानने का प्रयास करते हैं। डीजी एलन का कथन है कि प्लेटो का न्याय एक दूसरे के कार्यों में असैफ हैं, जबकि अरस्तु का न्याय योग्यता का मापन है। वेरी वेरी मोस्ट। डीजे एलन का कथन है कि प्लेटो का न्याय एक दूसरे के कार्यों में असैफ है, जबकि अरस्तु का न्याय योग्यता का मापन है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के तमाम नैतिक गुण यानी सद्गुणों का व्यवहारिक रूप ही क्या है? न्याय है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के तमाम नैतिक गुण यानी सद्गुणों का व्यवहारिक रूप ही क्या है? न्याय है। लॉस्की के अनुसार राज्य संबंधी किसी भी सिद्धांत के सिवाय उसके काल के संदर्भ में समझना असंभव है। यहां तक कि लॉस्की इस बात को स्पष्ट करते हैं कि राज्य संबंधी किसी भी सिद्धांत के सिवाय या अलावा उसके काल के संदर्भ में समझना असंभव है, बहुत ही कठिन है। ये बात लॉस्की अरस्तु के बारे में कहते हैं। आगे मैक्स लर्नर जैसे विद्वान आते हैं, उन्होंने कहा कि अरस्तु की पॉलिटिक्स सरकार के विज्ञान और उसकी कला पर एक निबंध है। अरस्तु की पॉलिटिक्स को सरकार के विज्ञान और उसकी कला पर एक निबंध के रूप में उसे संज्ञा प्रदान करते हैं मैक्स लर्नर। आगे आते हैं डीडी मैक्लीवेन। मैक्लीवेन का कथन है कि अरस्तु की पॉलिटिक्स एक व्यवहारिक पुस्तक है और वह प्रथमतः संविधान निर्माता की पथ प्रदर्शिका है। अरस्तु की पॉलिटिक्स एक व्यवहारिक पुस्तक है, वह प्रथमतः संविधान निर्माता की पथ प्रदर्शिका है। ये बात भी मैक्लीवेन के द्वारा कही गई है। आगे नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण विद्वान आते हैं, फॉस्टर। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स राजनीतियों की हैंडबुक है।
अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स को राजनीतिज्ञों की हैंडबुक के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें यूनानी राज्यों के अनुभव से प्राप्त शुद्ध विवेक भरा हुआ है। जेनी फॉस्टर का एक और ऊपर कथन आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरस्तु सबसे महान प्लेटोवादी है, और यहां फॉस्टर कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स राजनीतिकों की हैंडबुक है, जिसमें यूनानी राज्यों के अनुभव से प्राप्त शुद्ध विवेक भरा हुआ है। डायरेक्ट सवाल आएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है। आगे चलते हैं। अरस्तु ने कहा कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज्य व्यक्ति का पूर्व रूप है, पूर्वगामी है। जैसे कि संपूर्ण वस्तु अंगों से पहले आती है, अर्थात उसने राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु ने कहा कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, जैसे कि संपूर्ण जो वस्तु अंगों से पहले आती है। जैसे कि मानव शरीर है जो मानव के अंगों से पूर्व है, उसी प्रकार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। अरस्तु के अनुसार राज्य ही समुदायों का सबसे उच्च रूप है और उसका ध्येय मनुष्य की सर्वोच्च भलाई है। राज्य ही समुदायों का सबसे उच्च रूप है और उसका ध्येय मनुष्य की सर्वोच्च भलाई है। यह कथन अरस्तु जी का है। आगे चलते हैं। अरस्तु ने लिखा है कि वह नगर सर्वोत्तम रूप से शासित है जिसमें आनंद प्राप्त करने के अधिकतम अवसर उपलब्ध हो। वह नगर सर्वोत्तम रूप से शासित है जिसमें आनंद प्राप्त करने के अधिकतम अवसर उपलब्ध हो। आगे अरस्तु ने प्रत्येक नागरिक को भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न कार्य करने का निर्देश दिया। अरस्तु ने प्रत्येक नागरिक को भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न कार्य करने का निर्देश दिया है। अरस्तु ने कहा कि आदर्श राज्य में नागरिकों की संख्या न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम होनी चाहिए। यानी अरस्तु जी कहते हैं कि आदर्श राज्य में नागरिकों की संख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए, न ही बहुत कम होनी चाहिए, मध्यम होनी चाहिए। डायरेक्ट सवाल आया हुआ है। आगे चलते हैं। अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम सरकार वही है जिसमें मानव जीवन को सर्वोत्तम रूप से शासित करने की योग्यता हो। अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम सरकार वही है जिसमें मानव जीवन को सर्वोत्तम रूप से शासित करने की योग्यता होनी चाहिए। आगे अरस्तु के अनुसार वही राज्य सर्वोत्तम राज्य हैं जिसमें शासन सत्ता मध्यम वर्ग के हाथों में होती है। अरस्तु के अनुसार वही राज्य सर्वोत्तम राज्य हैं जिसमें शासन सत्ता मध्यम वर्ग के हाथों में होती है। आगे चलते हैं। सेबाइन के शब्दों में अरस्तु ने आदर्श राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया बल्कि राज्य के आदर्श गुणों का भी वर्णन किया है। सेबाइन अरस्तु के बारे में कहते हैं कि अरस्तु ने आदर्श राज्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन केवल नहीं किया है बल्कि राज्य के आदर्श गुणों का भी उन्होंने वर्णन किया है। अरस्तु ने कहा कि शासन व्यवस्था में परिवर्तन का नाम ही क्या है? क्रांति है। शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही क्रांति है, अरस्तु का कथन है। आगे सर्वजनतंत्र का अर्थ है समस्त जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन, जिसे अरस्तु ने पॉलिटी कहा है। सर्वजनतंत्र रूल ऑफ मैनी का अर्थ है कि समस्त जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन है, जिसे अरस्तु पॉलिटी की संज्ञा देते हैं। आगे वर्गेस जैसे विद्वानों का कहा, उन्होंने कहा कि अरस्तु के शासन का वर्गीकरण वैज्ञानिक एवं ठोस है। वर्गेस कहते हैं कि अरस्तु के शासन का वर्गीकरण वैज्ञानिक और ठोस है। आगे बलनसली का कथन आता है कि अरस्तु का संविधान वर्गीकरण पूर्णतया लौकिक है क्योंकि उसने धर्म और राजनीति में संबंध स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। अरस्तु का संविधान वर्गीकरण पूर्णतया लौकिक है क्योंकि उसने धर्म और राजनीति में संबंध स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। आगे अंतिम कथन है हरमन के शब्दों में अरस्तु का वर्गीकरण मुख्य रूप से न्याय पर आधारित है। उसने न्याय के आधार पर ही संविधानों को शुद्ध व विकृत कहा। बहुत अच्छा सवाल हो सकता है। हरमन के शब्दों में अरस्तु का वर्गीकरण मुख्य रूप से न्याय पर आधारित है और उसने न्याय के आधार पर ही संविधानों को
शुद्ध और विकृत रूपों में बांटा है। उन्होंने संविधान को 6 भागों में बांटा है, जिनमें 3 शुद्ध रूप है और 3 विकृत रूप है। अरस्तु के शब्दों में स्त्री, पुरुष तथा स्वामी और दास के योग से जो समूह बनता है उसे परिवार कहते हैं। यानी अरस्तु के शब्दों में स्त्री, पुरुष तथा स्वामी और दास के योग से जो समूह बनता है उसे परिवार कहते हैं। अरस्तु ने परिवार का महत्व अधिक से अधिक मनोवैज्ञानिक माना है। अरस्तु ने लिखा है कि सद्गुणी राज्य न तो अलपतंत्रीय कसौटी और न ही जनतंत्रीय कसौटी को मानेगा तथा केवल गुणवान व्यक्तियों को सम्मान और पद देगा। यानी अरस्तु कहते हैं कि सद्गुणी राज्य न तो अलपतंत्रीय कसौटी को मानेगा और न ही जनतंत्रीय कसौटी को मानेगा, वह तो केवल गुणवान व्यक्तियों को सम्मान देगा और पद उन्हें देगा। वह वस्तु जो संविधान को सबसे अधिक स्थायी बनाती है वह शासन के अनुकूल शिक्षा ग्रहण करती है। इस प्रकार के विचार भी अरस्तु जी द्वारा प्रतिपादित किए गए। आगे चलते हैं, अब कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है? बहुत ही इजी सवाल है, तो उत्तर होगा अरस्तु को। अगला सवाल, अरस्तु की अध्ययन पद्धति है तुलनात्मक, आगमनात्मक, ऐतिहासिक, ये सभी। तो ऑप्शन डी राइट होगा, ये सभी। तुलनात्मक भी है, इन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया है। आगमनात्मक पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है, उपरोक्त सभी। अरस्तु के बाद यदि किसी विद्वान ने आगमनात्मक पद्धति का एक बड़े रूप में, एक व्यापक रूप में प्रयोग किया है तो वह है मैकियावेली जी। आगे चलते हैं, 3 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरस्तु द्वारा लिखित है? दी लॉज, दी पॉलिटिक्स, दी प्रिंस, दी रिपब्लिक। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, दी पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है, जबकि दी लॉज प्लेटो की है, दी प्रिंस मैकियावेली की है और दी रिपब्लिक यह भी प्लेटो की है। अगला सवाल 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, वितरणात्मक न्याय के अग्रणी प्रतिपादक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, रॉल्स। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु को वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक माना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सर्वप्रथम संवैधानिक सरकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया? प्लेटो, अरस्तु, बोंदा, मैकियावेली। सर्वप्रथम संवैधानिक सरकार की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं अरस्तु जी। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका कथन है राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य व्यक्ति से पूर्व है? प्लेटो, अरस्तु, मैकाइवर और गॉर्नर। तो ऑप्शन बी राइट होगा। अरस्तु का कथन है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, जबकि प्लेटो ने कहा कि राज्य व्यक्ति का भर्त रूप है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अरस्तु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 भागों में, 10 भागों में, 11 भागों में, 12 भागों में। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन ए राइट होगा, पॉलिटिक्स रचना को 8 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा है, ये निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा सही है, कौन कौन से सही है उसको आपको चयन करना है। आपको निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का प्रयोग करना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अरस्तु ने आनुपातिक समानता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। दूसरा कथन, अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के तमाम नैतिक गुण यानी सद्गुणों का व्यवहारिक रूप ही न्याय है। कथन तीसरा, अरस्तु ने वंशानुगत दासता का समर्थन किया।
अरस्तु ने दासों, विदेशियों एवं स्त्रियों को नागरिकता प्रदान की। उपयुक्त में से कौन से सही है वो आपको चयन करना है। केवल पहला और तीसरा, पहला और चौथा, पहला और दूसरा, पहला दूसरा चौथा। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आपको सही कथन का चयन करना है। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, केवल पहला और दूसरा कथन राइट है। अरस्तु ने आनुपातिक समानता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, बिल्कुल राइट है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के तमाम नैतिक गुण यानी सद्गुणों का व्यवहारिक रूप ही न्याय है, ये बात भी बिल्कुल राइट है। जबकि अरस्तु ने वंशानुगत दासता का समर्थन किया, ये बात बिल्कुल गलत है। अरस्तु ने दासों, विदेशियों एवं स्त्रियों को नागरिकता प्रदान की, ये बात भी बिल्कुल गलत है। अरस्तु दासों है, विदेशियों है, स्त्रियों को नागरिकता से वंचित रखता है। तो इस प्रकार ऑप्शन पहला व दूसरा राइट है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक घोषित किया। मैक्सी ने, बार्कर ने, रसेल ने, वेबर ने। तो ऑप्शन ए राइट होगा, प्रोफेसर मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। अगला सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अरस्तु के अनुसार तमाम सद्गुणों का योग क्या है? पूर्ण न्याय है, विशिष्ट न्याय है, शोधन न्याय है, वितरणात्मक न्याय है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। अरस्तु के अनुसार तमाम सद्गुणों का योग पूर्ण न्याय है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है? समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है। प्लेटो, अरस्तु, लॉस्की, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट होगा, अरस्तु का कथन है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 12 नंबर। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कानून से परिचित होना, प्रजातांत्रिक शिक्षा प्राप्त करना, कर्तव्यों पर बल देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा, कानून से परिचित होना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 13 नंबर। अरस्तु ने क्रांति के कारणों को बांटा है। सामान्य कारण, विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट होगा, इन सभी। सामान्य कारण, विशिष्ट कारण और विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अरस्तु के अनुसार क्रांति है शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, संविधान में संशोधन या परिवर्तन, सत्ताधारी या शासकों में परिवर्तन। तो ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही क्रांति अरस्तु कहते हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा सबसे उपयुक्त आंसर। अगला सवाल, अरस्तु ने क्रांति के जिन विशिष्ट कारणों की चर्चा की है उनमें निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अरस्तु ने क्रांति के जिन विशिष्ट कारणों की चर्चा की उनमें निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, वो आपको चयन करना है। राज्य में शासकों द्वारा निरंकुश व्यवहार, राज्य में असमान विकास, राज्य परिवार के सदस्यों में आंतरिक कलह एवं द्वेष, राज्य में परस्पर विरोधी वर्ग की उपस्थिति। अरस्तु ने क्रांति के जिन विशिष्ट कारणों की चर्चा की उनमें निम्नलिखित में से कौन नहीं है, वो आपको चयन करना है। तो ऑप्शन सी राइट होगा कि राज परिवार के सदस्यों में आंतरिक कलह एवं द्वेष ये विशिष्ट कारणों में शामिल नहीं है, जबकि ए, सी और डी इसमें शामिल है। सॉरी, ए, बी और डी है जो इसमें शामिल रहेंगे विशिष्ट कारणों में, जबकि ऑप्शन सी उसमें शामिल नहीं है। राज परिवार के सदस्यों में आंतरिक कलह एवं द्वेष, यह ऑप्शन इस 15 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा। बाकी ये उसमें शामिल है, ए,
बी और डी। अगला सवाल, 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। यहां आपको 4 कथन दिए गए और फिर आपको सही कथन का चयन करना है। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। अरस्तु के दासता संबंधी विचारों पर जातीय भेदभाव पर आधारित होने का आरोप लगाया जाता है। सही है या गलत, ये आपको चयन करना है। अरस्तु को एक रूढ़िवादी चिंतक माना जाता है। अरस्तु के दासता संबंधी विचारों को अमनोवैज्ञानिकता पर आधारित बताया जाता है। आलोचकों के अनुसार अरस्तु की दासता अन्याय एवं शोषण पर आधारित है। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही है वो आपको चयन करना है। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। ये सभी कथन बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी राइट होगा कि अरस्तु के दासता संबंधी विचारों पर जातीय भेदभाव पर आधारित होने का आरोप लगाया जाता है। बिल्कुल राइट है। अरस्तु एक रूढ़िवादी चिंतक माना जाता है क्योंकि अरस्तु तत्कालीन समय में जो परिवर्तन हो रहे थे उन परिवर्तनों के साथ वह चलना नहीं पसंद करता था। अरस्तु के दासता संबंधी विचारों को अमनोवैज्ञानिकता पर आधारित बताया गया है और आलोचकों के अनुसार अरस्तु की दासता अन्याय एवं शोषण पर आधारित है। ये बात भी बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। तो आज सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि यह कथन किस विद्वान का है कि अरस्तु वहां से प्रारंभ करता है जहां से प्लेटो छोड़ देता है। बारकर, सेबाइन, सिंक्लेयर और मैक्सी। कि अरस्तु वहां से प्रारंभ करता है जहां से प्लेटो छोड़ देता है, यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंक्लेयर। ऑप्शन सिंक्लेयर जिनका यह कथन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 2 नंबर। अरस्तु ने दासता पर विचार करते हुए उसके प्रकारों में शामिल किया है स्वाभाविक दासता, वैधानिक दासता एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस 2 नंबर सवाल का राइट उत्तर। तो ऑप्शन सी राइट होगा। ए व बी दोनों राइट है। अरस्तु ने स्वाभाविक या प्राकृतिक दासता और वैधानिक दासता, इन 2 प्रकारों में दासता को बांटा है। 2 प्रकार बताए हैं। स्वाभाविक जिसे अपन प्राकृतिक दासता भी कह सकते हैं और वैधानिक दासता। इन 2 भागों में अरस्तु दासता को बांटता है। स्वाभाविक दासता जो जन्मजात होती है और वैधानिक दासता जो किसी युद्ध के दौरान या किन्हीं अन्य कारणों से किसी को जो बंदी बनाया जाता है। आगे चलते हैं। तो ऑप्शन सी राइट होगा इसका। प्लेटो का आदर्श राज्य, ऑप्शन ए व्यवहारिक व वैज्ञानिक है। ऑप्शन बी व्यवहारिक व अवैज्ञानिक है। ऑप्शन सी अव्यवहारिक व आदर्शवादी है। ऑप्शन डी व्यवहारिक व प्रजातांत्रिक है। क्या होगा इस 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर। तो ऑप्शन सी राइट होगा। प्लेटो का आदर्श राज्य अव्यवहारिक व आदर्शवादी है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 4 नंबर। जहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है। कारण यानी रीजन कह रहा है कि शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक है क्योंकि यह चरित्र के निर्माण से संबंधित है, जबकि साम्यवाद का स्वरूप नकारात्मक है क्योंकि यह अभिभावक वर्ग पर नियंत्रण लगाता है। कौन सा एक सही है। ए आर दोनों सही और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही और ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत और ऑप्शन डी ए गलत परंतु आर सही। तो आपको राइट उत्तर का चयन करना है। इस 4 नंबर सवाल का वेरी वेरी मस्ट सवाल है। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है और ए है ए की सही व्याख्या आर करता है, यानी आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट होगा
कि शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है। बिल्कुल बात राइट है। और शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक है क्योंकि यह चरित्र के निर्माण से संबंधित है, जबकि साम्यवाद का स्वरूप नकारात्मक है क्योंकि यह विवाह वर्ग पर नियंत्रण लगाता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है और आर है जो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। अरस्तु को माना जाता है प्राचीन राजनीति विज्ञान का जनक, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, प्राचीन राजनीतिक दर्शन का जनक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। अरस्तु महोदय को प्राचीन राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। जबकि प्राचीन राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो को माना जाता है। और ऑप्शन बी आपके लिए रहेगा। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 6 नंबर। अरस्तु का जन्म कब हुआ? 384 ईस्वी में, 427 ईस्वी में, 427 ईसा पूर्व में और 384 ईसा पूर्व में। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, 384 ईसा पूर्व में अरस्तु का जन्म हुआ था मित्रों। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अरस्तु के द्वारा भी एक अध्ययन संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम है लाइसियम, राइसियम, अकादमी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। लाइसियम नामक संस्था की स्थापना अरस्तु के द्वारा की गई थी, जबकि अकादमी संस्था है जो प्लेटो की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था, परंतु उसके शिष्य का नाम क्या था? सिकंदर, सुकरात, मैकियावेली, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी सवाल है। ऑप्शन ए राइट होगा, सिकंदर। यानी प्लेटो के गुरु, सॉरी अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और अरस्तु का शिष्य सिकंदर है और प्लेटो का गुरु सुकरात था। यानी सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 9 नंबर। अकादमी प्लेटो द्वारा स्थापित था जिसमें अरस्तु ने भी दाखिला लिया। दाखिला यानी प्रवेश के वक्त अरस्तु की उम्र क्या थी? जिस समय अरस्तु अकादमी नामक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उस समय उसकी उम्र क्या थी? 18 वर्ष, 38 वर्ष, 58 वर्ष, 78 वर्ष। क्या होगा इस 9 नंबर सवाल का राइट उत्तर? इस प्रकार के भी सवाल कई बार परीक्षाओं में आए हैं। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, 18 वर्ष की आयु में प्लेटो ने अकादमी नामक शिक्षण संस्था में प्रवेश लिया था। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर है कि अरस्तु को सर्वोत्तम पाठक एवं ज्ञान का साकार रूप जैसे विशेषणों से किसने संबोधित किया? यानी अरस्तु को सर्वोत्तम पाठक, ज्ञान का साकार रूप अकादमी के लिए कहा गया था कि अकादमी का सर्वोत्तम पाठक है, अकादमी का ज्ञान का साकार रूप है। इन विशेषणों से किसने संबोधित किया? यूनान की जनता ने, मिस्र की जनता ने, सिकंदर महान ने, प्लेटो ने। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्लेटो ने कहा था कि यह अकादमी का सर्वोत्तम पाठक है, ज्ञान का साकार रूप है अरस्तु। यह कथन प्लेटो का है। अरस्तु की नजर में कौन बर्बर लोग थे? यूरोपीय, एशियाई, अमेरिकन, अफ्रीकी। अरस्तु की नजरों में कौन बर्बर लोग थे? तो ऑप्शन बी राइट होगा, एशियाई लोग, जिन्हें वह बर्बर लोग कहता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 12 नंबर। अरस्तु की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, ऑन द साउल, कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ऑप्शन बी राइट होगा, रिपब्लिक रचना प्लेटो की है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 13 नंबर। अरस्तु का महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में, 4 भागों में, 8 भागों में, 16 भागों में। तो ऑप्शन सी राइट होगा, पॉलिटिक्स को 8 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अरस्तु ने अपने क्रांति विषयक सिद्धांतों का प्रतिपादन पॉलिटिक्स के किस भाग या पुस्तक में किया है? यानी अरस्तु के द्वारा जो क्रांति पर अपने विचार दिए गए थे वो
पॉलिटिक्स के किस भाग में है? तीसरे भाग में, पांचवें भाग में, सातवें भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट होगा। पॉलिटिक्स का जो पांचवा भाग है उसमें क्रांति विषयक विचार प्रतिपादित किए गए अरस्तु द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अरस्तु की नहीं है? कैटेगरीज, पीरियड एनालिटिक्स, पोस्टीरियर एनालिटिक्स और लॉज। तो ऑप्शन डी राइट होगा। लॉज रचना है जो, यह प्लेटो की है, जबकि बाकी रचनाएं अरस्तु महोदय की है। अगला सवाल 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अरस्तु को निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रतिपादक माना जाता है? आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल का क्या होगा उत्तर? राइट आप चयन कीजिएगा। इसके अलावा यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट होगा। आगमनात्मक पद्धति का प्रतिपादक माना जाता है अरस्तु को, और निगमनात्मक पद्धति का जो प्रतिपादक माना जाता है वो माना जाता है प्लेटो को। और निगमनात्मक पद्धति का और किसने प्रयोग किया? तो हॉब्स ने। और आगमनात्मक पद्धति का और प्रयोग किसने किया अरस्तु के बाद व्यापक रूप में? तो मैकियावेली ने किया था। अगला सवाल है 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। आगमनात्मक पद्धति में विश्लेषण होता है विशेष से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, और सामान्य से सामान्य की ओर। क्या होगा 17 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन सी राइट होगा। विशेष से सामान्य की ओर चला जाता है आगमनात्मक पद्धति में, जबकि निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशेष की ओर जाता है। यानी निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशेष की ओर चला जाता है, जबकि आगमनात्मक पद्धति में विशेष से सामान्य की ओर जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा इस सवाल का। अगला सवाल 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अरस्तु की नजर में राज्य और सरकार है अलग अलग, अस्पष्ट, दोनों एक ही है, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, दोनों एक ही है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है 100%। इनका क्रम चेंज वो रखा है ACBD। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अरस्तु दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया और कहा कि ऑप्शन ए यह अमानवीय व अप्रजातांत्रिक है। ऑप्शन बी यह अत्यावश्यक व लाभदायक है। अत्यावश्यक व लाभदायक है। ऑप्शन सी यह दासों के विरुद्ध अपराध है। यह अनावश्यक व हानिकारक है। यानी अरस्तु महोदय के दास प्रथा के बारे में क्या विचार थे? तो इस 19 नंबर सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, यह अति आवश्यक है वह लाभदायक है। यह बात अरस्तु कहता है। अरस्तु ने दो प्रकार बताए दासता के। उन्होंने एक प्रकार बताया स्वाभाविक प्रकार, जिसे प्राकृतिक भी कह सकते हैं, कि जो अपने जन्म से ही दास हो, जो मंदबुद्धि का शिकार हो, जो कई प्रकार के कार्य नहीं कर सकता हो। और दूसरा उन्होंने बताया वैधानिक दास। वैधानिक दास वे दास होते हैं जो किसी युद्ध के दौरान बंदी बनाए जाते हैं। इस प्रकार अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करते हुए उसके दो स्वरूपों के बारे में चर्चा करता है, दो प्रकारों के बारे में, और वह कहता है कि यह अत्यावश्यक है और लाभदायक है। ऑप्शन बी राइट होगा इस सवाल का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसने कहा है कि अरस्तु का संविधान वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यात्मक नहीं है? जेलर, फॉस्टर, बार्कर, वर्गेस। तो राइट उत्तर का ऑप्शन डी वर्गेस का यह कथन है। उन्होंने कहा कि अरस्तु का संविधान का वर्गीकरण आध्यात्मिक
हैं, संख्यात्मक नहीं। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 21 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, जहां आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है। दासता का सिद्धांत, नागरिकता का सिद्धांत, क्रांति का सिद्धांत, आदर्श राज्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पॉलिटिक्स के किस पुस्तक में वर्णित है, यानी किस भाग में वर्णित है? पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक, पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक, पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक, पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक। पॉलिटिक्स के कुल 8 पार्ट है, यानी भाग कह सकते हैं अपन। तो कौन सा विचार पॉलिटिक्स के किस भाग में निहित है? तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। दासता का सिद्धांत, दासता का सिद्धांत पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में वर्णित है, यानी ए आपका 1 से सुमेलित होगा। क्रांति विषयक सिद्धांत, नागरिकता का सिद्धांत है जो पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में वर्णित है। सॉरी, हाँ, 2 से सुमेलित होगा। नागरिकता का सिद्धांत पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में सुमेलित है, जबकि क्रांति विषयक सिद्धांत पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में है, और आदर्श राज्य का सिद्धांत पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में है। दासता का सिद्धांत पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक, नागरिकता का सिद्धांत पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक, और क्रांति का सिद्धांत पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक, और आदर्श राज्य का सिद्धांत पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक। पॉलिटिक्स के कुल 8 भाग है, 8 पुस्तकें हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ 22 नंबर। यहां भी कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। तर्क यानी कारण कह रहा है कि अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। फिर आपको 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन राइट है वो आपको चयन करना है। ए, बी, सी और डी आपको यहां कथन दिए गए हैं। ऑप्शन डी है ये। तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए राइट होगा इस 22 नंबर सवाल का। ऑप्शन ए राइट है, ए आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी, क्योंकि अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास था। तो ऑप्शन ए आपका राइट है, ए आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यहां भी आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है। यानी मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए जबकि दूसरा निजी नागरिकों के लिए। और कारण कह रहा है कि राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे हैं बल्कि नैतिकता से भी परे हैं। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। यहां भी 4 ऑप्शन दिए गए, ए, बी, सी और डी। ये डी है ऑप्शन अंतिम। तो क्या होगा इस 23 नंबर सवाल का राइट उत्तर? आप चेक करिए राइट आंसर को। तो ऑप्शन ए राइट होगा, ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है। कैसे करता है? क्योंकि एक तो शासक के लिए है और दूसरा निजी नागरिकों के लिए। क्यों है? क्योंकि राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे होता है बल्कि नैतिकता से भी परे होता है। यह बात मैकियावेली अपने विचारों में कहते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। अपनी विश्वविख्यात करती द प्रिंस में मैकियावेली ने नैतिकता के दोहरे मापदंडों का उल्लेख किया है, जिसमें
शासक के लिए होने का तात्पर्य यह है कि परंपरागत नैतिकता में जो चीजें गुण मानी जाती हैं उसमें से कई वो अवगुण बताता है, जैसे कि हमेशा सत्य बोलना, करार निभाना आदि किसी राजा के लिए गुण नहीं है, नहीं हो सकते, ये मैकियावेली कहते हैं। उसके अनुसार, मैकियावेली के अनुसार व्यक्तिगत फायदे के लिए गलत साधन का उपयोग करना अवगुण है, लेकिन पब्लिक स्पिरिट उत्पन्न करने के लिए यानी पब्लिसिटी उत्पन्न करने के लिए गलत साधन भी नैतिक है, यह मैकियावेली कहते हैं। अर्थात राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे हैं बल्कि नैतिकता से भी परे हैं। यानी मैकियावेली का कहना है कि राजा को अनैतिक साधनों अपनाने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 24 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित है कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है, सत्ता में अनवरत बने रहने के उपाय, प्लेटो के द रिपब्लिक की मूल प्रतिपादन को स्वीकार करना, बहुसंख्यक का शासन सुनिश्चित करना। यानी अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित है कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट उत्तर होगा। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। उसने अपने समय के लगभग 158 नगर राज्यों की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित है कि कौन शासन करता है और कौन शासन से लाभान्वित होता है। अगला सवाल 24 नंबर 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है, वो आपको चयन करना है। तुलनात्मक पद्धति के संदर्भ में यहां आपको कथन दिए गए 4 और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। और कथन पहला है कि तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन अरस्तु द्वारा किया गया। कथन भी है कि राजनीति के एक आनुभाविक विज्ञान का विकास करना अरस्तु का उद्देश्य था तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से, और तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से आदर्श प्रकार पर पहुंचना और तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना। अरस्तु तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु का क्या योगदान है? ए सी, ए बी, बी डी, सी डी। आपको राइट कथन का चयन करना है। तो आइए चेक करते हैं। 25 नंबर सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, यानी ए और बी दोनों सही है। ए और बी यानी तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संदर्भ में देखें तो वो ये चाहते थे कि तुलनात्मक विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन किया। उन्होंने तत्कालीन 158 नगर राज्यों की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया और इन अध्ययन करने का कारण था उसका राजनीति के एक आनुभाविक विज्ञान का विकास करना। वह इन तुलनात्मक पद्धतियों का अध्ययन करके आदर्श प्रकार पर नहीं पहुंचना चाहता था, नहीं वह अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना चाहता था। ऑप्शन बी राइट होगा। तो आज हमने अरस्तु पार्ट 2 में कुछ और महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा की। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा। आपने यदि पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।